सभी दोस्तों का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बिजनेस स्टडीज़ जो पेपर हुआ आपका, इसके 1 to 30 क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन देखते हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन था आपका, प्रबंध का कोई एक प्राथमिक उद्देश्य बताना था, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख रखे हैं। उचित लागत पर उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन करना, या फिर आप लिख सकते थे उत्पादों व सेवाओं का उचित मूल्य पर वितरण करना, जिससे कि उपभोक्ताओं को पूरी संतुष्टि हो सके। ये प्रबंधक का काम है। दूसरा है, व्हेन इज IGST चार्ज्ड। IGST कब लगता है या कब वसूला जाता है? तो IGST जब वसूला जाता है जब राज्य के बाहर से माल आयात किए जाता है तब, या माल व सेवाओं के अंतर्राज्यीय स्टॉक हस्तांतरण पर। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, नियोजन से आपका क्या आशय है? नियोजन किसी उद्देश्य को पूरा करने हेतु सर्वोत्तम कार्य या कह सकते हो सर्वोत्तम कार्य पथ पर चुनाव करने व विकास करने की एक जागरूक प्रक्रिया है। ठीक है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, बीमा एक सहकारी व्यवस्था है कैसे? तो बीमा एक सहकारी व्यवस्था है क्योंकि बीमा के सभी सदस्य स्वैच्छिक रूप से एक कोष में अंशदान कर देते हैं तथा किसी भी सदस्य को हानि होने पर उस कोष से क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, माल व सेवा कर में शामिल किसी एक कर का नाम बताना था आपको, तो आप बिक्री कर आप लिख सकते थे। छठा क्वेश्चन है, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1932 में। उसके बाद आ जाइए, फसल बीमा को समझाना था आपको। तो भारत में फसलें अनेक जोखिम जैसे बाढ़, सूखे, आंधी तूफान, बवंडर, महामारी, बीमारियों, दंगे, हड़ताल से होने वाली हानि से बीमित को क्षतिपूर्ति किया जाता है, जो फसल बीमा कहलाती है। उसके बाद आ जाइए, उद्यमिता सृजनात्मक क्रिया है कैसे? तो उद्यमिता में उद्यमी द्वारा वस्तु या सेवा के स्थान पर रंग, रूप आदि उपयोगिताओं का सृजन करके उसे समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाता है, इसीलिए ये आपका क्या है, सृजनकारी है। अब गर्भित अनुबंध क्या है? तो गर्भित अनुबंध वह अनुबंध है पक्षकारों के कार्यों या आचरण से प्रकट होता है ये। ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन देखना है हमें। 10वां क्वेश्चन देखना है। 10वां क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर दो उद्देश्य, उद्यमिता विकास कार्य के उद्देश्य हैं, प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों का निर्माण करना और व्यक्ति में उद्यमीय गुणों का विकास करना। 11वां क्वेश्चन है, माल व सेवा कर में IGST की जमा को समझाइए। यदि कोई व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय खरीद करता है तो उस पर IGST का भुगतान किया हो तो उसका इनपुट कर जमा सबसे पहले देय IGST के निर्गम कर से प्राप्त होगा। इसके बाद IGST के आउटपुट कर में तथा शेष बचे हुए इनपुट को SGST के आउटपुट कर से समायोजित किया जाता है। 12वां क्वेश्चन है, बीमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। क्या आप इस कथन से सहमत है और क्यों? तो बिल्कुल आसान है ये, देखिए। हाँ, बीमा अनिश्चितताओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इससे बीमित किसी विशेष घटना के घटित होने पर होने वाली हानि के विरुद्ध सुरक्षित हो जाता है। बीमाकर्ता बीमित को बीमा पत्र में उल्लेखित कारणों से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, आपका समुद्री बीमा, संपत्ति नष्ट होना, चोरी होना, गायब होना, ये सारी बीमाओं में आती हैं। इनके लिए बहुत सारी बीमाएं हैं। 13वें क्वेश्चन में आते हैं, आपके विचार में कैसे उद्यमिता अवसर तलाशने की प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो उद्यमिता अवसर तलाशने की वह प्रक्रिया है, एक उद्यमी व्यक्ति की समस्याओं, उसकी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, सामाजिक व तकनीकी प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा आदि में
उद्यमिता के अवसर खोजता है, इन्हें क्रियान्वित करता है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है निक्षेप अनुबंध के प्रकार को बताइए। तो निक्षेप अनुबंध जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए वस्तु या माल के केवल अधिकार का हस्तांतरण करता है। इसके प्रकार हो गए शुल्क निक्षेप और सशुल्क निक्षेप। जब शुल्क निःशुल्क में आ जाते हैं। निःशुल्क जब किसी निक्षेप के अनुबंध में किसी प्रतिफल का लेन देन नहीं होता तो वह निःशुल्क निक्षेप अनुबंध कहलाता है। और सशुल्क निक्षेप जिसमें कोई शुल्क या पारिश्रमिक की उपस्थिति होती है। 15वें क्वेश्चन में आ जाइए। उद्देश्य के आधार पर विक्रय संवर्धन विधियों के नाम बताइए। तो उनके नाम है उपभोक्ता संवर्धन विधि और व्यापारी संवर्धन विधि। उसके बाद आ जाइए 16वें क्वेश्चन पे। इसमें आपको स्पष्ट प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव को समझाना था। तो स्पष्ट प्रस्ताव क्या होता है? जब प्रस्ताव लिखित या मौखिक शब्दों से किया जाता है तो वह स्पष्ट प्रस्ताव कहलाता है। और विशिष्ट प्रस्ताव जब कोई प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति को किया जाता है या विशेष व्यक्ति से किया जाता है तो वह विशेष प्रस्ताव कहलाता है। इसकी स्वीकृति उसी के द्वारा होती है जिससे या जिसको प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है आपका? एक प्रबंधक के रूप में प्रबंध की सार्वभौमिक के पक्ष में तर्क दीजिए। तो एक प्रबंधक पेशेवर ज्ञान व तकनीक के प्रति समर्पित होना चाहिए। वह आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने में प्रवीण व सक्षम होना चाहिए। वह टीम भावना पर जोर देने वाला भी होना चाहिए। ये हमारी तरफ से लिखा हुआ है, आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते थे। 18वें क्वेश्चन पे आ जाइए। प्रबंधक की अंत व्यक्तित्व भूमिका के किन्हीं दो बिंदुओं को बताइए। तो एक प्रबंधक अपनी औपचारिक सत्ता पद व स्थिति का कारण जिस भूमिका का निर्वाह करता है वह अंतर्व्यक्तित्व भूमिका कहलाती है, जैसे संस्था अध्यक्ष, नेता, संपर्क अधिकारी। अब खंड 6 में आ जाइए। 19वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणा की मास्लो विचारधारा की किन्हीं दो मानवीय आवश्यकताओं को स्पष्ट करिए। अभिप्रेरणा की मास्लो विचारधारा के अनुसार जो हैं वो निम्न प्रकार हैं। तो क्या क्या हैं ये देखिए। शारीरिक आवश्यकताएं, रक्षात्मक आवश्यकताएं, स्नेह या अपनत्व आवश्यकताएं, अभिमान या अहंकारी, आत्मविश्वास या आत्मविकास आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहले होती हैं। ये मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। शारीरिक आवश्यकता प्रभावशाली शक्ति मानी जाती हैं जिसको मनुष्य हर स्थिति में पूरा करना चाहता है। इसको पूरा किए जाने पर वो अभिप्रेरित हो जाता है। इसमें भोजन, कपड़ा, मकान, यौन संबंध, स्वच्छ हवा, नींद आदि जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पे। सुरक्षात्मक आवश्यकताएं, इनकी उत्पत्ति शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद होती है, जो भविष्य में आर्थिक, शारीरिक या मानसिक संकटों के प्रति सुरक्षा के लिए आश्वस्त करती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण है। ठीक है ना। इसमें आजीवन आय का साधन, बीमा, पेंशन, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो कोई भी दो लिखने थे तो हमने ये दो लिख दिया। आप आराम से पढ़ सकते हैं इनको। और 20वें क्वेश्चन में एक सफल नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए ये पूछा है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम लिख सकते हैं उत्तम स्वास्थ्य, कुशल बुद्धि और आत्मविश्वास, स्फूर्ति, सहिष्णुता, चरित्रवान और निर्णय क्षमता, शिक्षण, तकनीकी योग्यता, अभिप्रेरण योग्यता, दूरदर्शिता, मानवीय दृष्टिकोण, उत्तरदायित्व, समूह भावना, मिलनसार आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब आप इसमें लिख सकते थे। ठीक है। एक सफल नेता के गुण होते हैं और इसमें से हमें दो एक्सप्लेन करने थे, उत्तम स्वास्थ्य और कुशाग्र बुद्धि। तो उत्तम स्वास्थ्य है आपका एक सफल नेता का स्वास्थ्य, उत्तम शरीर सुगठित होना चाहिए, तभी अपने कार्यों को भली भांति से निष्पादित कर पाएगा। और कहा जाता है कि अच्छा स्वास्थ्य अच्छे कार्यों की कुंजी है। दूसरा कुशाग्र बुद्धि, एक नेता की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान होना आवश्यक है। नेता कुशाग्र बुद्धि का होना चाहिए। विषम परिस्थितियों में धैर्य और गंभीरता से समस्याओं का सामना करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना। ये सब चीज़ें होनी चाहिए उसमें। 21वें क्वेश्चन में आ जाइए। हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों को समझाना है। तो इसमें दो सिद्धांतों को समझाना था।
एक तो आपका कार्य का विभाजन और दूसरा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो कार्य का विभाजन फेयोल ने विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्य विभाजन का सिद्धांत उपयोगी बताया। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्य का विभाजन इस प्रकार हो कि कार्यकर्ता और कार्य में सामंजस्य बना रहे, मतलब एक दूसरे में एक लय बना हो, तो कार्यकर्ता पूरी क्षमता के साथ उस कार्य को कर देगा। ठीक है। और अधिकार व उत्तरदायित्व, तो जो उसको हम कार्य देते हैं तो उस कार्य के साथ साथ में उसको वो अधिकार भी दे जिससे उस कार्य को समय से और पूर्ण रूप से पूरा कर दे। ये चीज़ इसमें हमने लिख दी है। 22वें क्वेश्चन पे आ जाइए। आर जोसेफ मोनिस के अनुसार प्रबंधक के सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना के विकास को आपको एक्सप्लेन करना था। तो इसमें सबसे पहला प्रथम स्तर आता है, फिर द्वितीय स्तर आता है, तृतीय स्तर और चतुर्थ स्तर। प्रथम स्तर आपको जो है इसमें प्रबंधक उपक्रम के संदर्भ में वैश्विक कानूनों का पालन करके सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। ये न्यूनतम स्तर है, सबसे छोटा स्तर इसी को मानते हैं। द्वितीय स्तर थोड़ा सा उससे ऊपर है। ये जन आकांक्षाओं अपेक्षाओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व अनुभव कराता है तथा उसके अनुकूल व्यवहार करता है। और तृतीय स्तर में इसमें जनमत आकांक्षाओं को अनुमान लगाया जाता है और उसके अनुकूल दृष्टिकोण व कदम उठाते हैं। चतुर्थ में इसमें प्रबंधक आदर्श समाज के निर्माण को ध्यान में रखते हुए स्वेच्छा से नई आकांक्षाओं को जन्म देता है। ठीक है। 23वें क्वेश्चन में आ जाइए। आपका जो पूछा है 23वें क्वेश्चन में एजेंसी अनुबंध में एजेंट एवं ठेकेदार के मध्य अंतर, तो दोनों में अंतर बताना। तो एजेंट क्या है? यह अपने प्रधान या मालिक के निर्देशानुसार कार्य करता है। ठीक है, उसके लिए बाध्य होता है। और एजेंट का दूसरा एक और है फंडा कि एजेंट कभी भी ठेकेदार नहीं बन सकता, लेकिन ठेकेदार अपने अनुबंध के हिसाब से कार्य करता है, वो किसी के लिए बाध्य नहीं है और वो विशेष परिस्थितियों में एजेंट भी बन सकता है। 24वें क्वेश्चन को देखें तो एक सफल उद्यमी के किन्हीं 4 सामाजिक और नैतिक गुणों को समझाना था। तो उसके हिसाब से जो मेन गुण हैं वो शारीरिक व मानसिक गुण हैं। ठीक है, उसमें भी आ जाते हैं उत्तम स्वास्थ्य, कार्य करने की शक्ति और अपना कल्पनाशील, परिश्रमी, प्रखर बुद्धि, आत्मविश्वास, आशावादी, दूरदर्शी, प्रभावी व्यक्तित्व, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद दूसरा जो था इसमें सामाजिक चीज़ें और नैतिक गुण उसमें बताना था। तो वो मिलनसार होना चाहिए जिससे वो सफलता प्राप्त कर सकता है। सहयोगी होना चाहिए जो अपने कर्मचारियों को, ऋणदाताओं को, जिनको भी ज़रूरत पड़े उनको सहयोग कर पाए और उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखे। चरित्रवान होना चाहिए, चरित्र का अच्छा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए जिससे वो अपने कार्य में और व्यवहार से संपर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अपनी छाप छोड़ पाए, एक छवि छोड़ पाए। निष्ठावान होना चाहिए, यानी कि वो उसके लिए बिल्कुल परिश्रमी होना चाहिए जिससे कि वो संकटकालीन स्थिति में सहयोगियों और ग्राहकों और पूर्तिकर्ता सरकारों के प्रति निष्ठावान बना रहे। नम्रता उसके स्वभाव में हमेशा होनी चाहिए। 25वां क्वेश्चन है आपका, एक प्रबंधक के रूप में सामाजिक उत्तरदायित्व नवीन अवधारणा के प्रथम 2 स्तरों को समझाना था आपको। तो सामाजिक उत्तरदायी नवीन अवधारणा के स्तर में प्रथम स्तर या बोल सकते हैं निम्न स्तर। तो सामाजिक बाध्यता व कर्तव्य, इस स्तर पर प्रबंधक प्रचलित कानून व आर्थिक प्रणाली के अनुसार ही समाज को के प्रति व्यक्तित्व का पालन करते हैं। इसमें वैधानिक नियमों की बाध्यता, वैधानिक आवश्यकताओं व स्वयं के हित के कारण ही सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाते हैं। और द्वितीय स्तर या फिर उच्च स्तर में सामाजिक संवेदनशीलता आती है। इसमें प्रबंधक समाज की विभिन्न समस्याओं, कठिनाइयों, महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में संवेदी व जागरूक होते हैं। इनका व्यवहार समाज के हित में कार्य करने व समाज में को समस्या मुक्त समाज बनाने का होता है। इसमें प्रबंधक समाज की समस्याओं का पूर्व अनुमान लगा करके घटित होने वाले जो समस्याएं हैं उनको पहले ही दूर करने का प्रयास करता है। अब 26वें क्वेश्चन में आ जाइए। तो इसमें कुछ आपको चीज़ों को समझानी थी जिसमें बीमारी बीमा है और मृत्यु बीमा है, जिसमें यह सिकनेस इंश्योरेंस और डेथ इंश्योरेंस। तो ये तो आप जानते ही, रोजीना एडवर्टाइज आप देखते हैं। तो बीमारी बीमा क्या है? इस सामाजिक बीमा में बीमित व्यक्ति के बीमार होने पर या दवाइयाँ या चिकित्सा जैसी सुविधाओं लेने पर, छुट्टी लेने पर वेतन की क्षतिपूर्ति होती है। और भारत में साधारण बीमा
निगम के द्वारा मेडिकल की योजना इस उद्देश्य से चलाई जाती है। मृत्यु बीमा, इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए कार्य के दौरान या किसी वजह से, तो उसको उसके ऊपर जो आश्रित हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनको आंशिक या पूर्ण रूप से धनराशि प्रदान हो, जिससे कि वो अपना नियोजन कर सके, कार्य कर सकें, अपने आप को पाल सकें। ठीक है, ये होती है। 27वें क्वेश्चन पे आ जाइए। जीएसटी में बिक्री का विवरण, धारा 25 को समझाना है आपको। तो धारा 25 के अनुसार इसमें प्रत्येक व्यापारी को पूरे महीने के दौरान माल की बिक्री या प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी इस रिटर्न में प्रस्तुत होगी। यह जानकारी महीने के समाप्ति से 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इसमें शून्य दर पर की गई बिक्री, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और क्रय वापसी, देश के बाहर निर्यात, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आदि को शामिल किया जाता है। इनकी जानकारी क्रेता द्वारा धारा 26 में पेश की गई है और रिटर्न से मिलान किया जाता है, और यदि कोई अंतर पाया जाता है तो इनको ठीक करने का मौका भी दिया जाता है। अब द में आ जाइए। गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र को स्पष्ट करना है। तो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो ये कुछ क्षेत्र हैं: उत्पादन प्रबंध, सामग्री प्रबंध, उसके बाद में वितरण प्रबंध, वित्त प्रबंध, श्रेणी वर्गीय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध, परिवहन प्रबंध, निर्यात आयात प्रबंध, शोध विकास प्रबंध, लेखाकार प्रबंध। तो ये सब चीज़ें हैं। इसमें गैर व्यावसायिक प्रबंध के क्रिया क्षेत्र में आपको बताना था। तो ज्ञान उपयोगी सेवाओं का प्रबंध करना था। प्रबंध वह शाखा पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि को शामिल करती है। वातावरण जो आपका है उसमें क्या होता है, इसमें वातावरण से जो प्रदूषण वगैरह से बचाने के कार्य को शामिल किया जाता है। शिक्षा में आपके शिक्षण संबंधी सुविधाओं को विस्तार कर सके, संचालन कर सके, उसको इसमें रखा गया है। और प्रतिरक्षा प्रबंध में यह क्षेत्र सैन्य संगठन की स्थापना, प्रबंध, संचालन, नियंत्रण से संबंधित होता है। न्याय प्रबंध में न्याय कानून व्यवस्था को देखते हैं, अपराधों की सुनवाई होती है और ये सारे काम होते हैं। तकनीकी प्रबंध में इसमें ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने की सेवाएं होती हैं, जिससे क्रियाओं का विकास, विस्तार की क्रियाएं शामिल की जाती हैं। अब 29वें क्वेश्चन पे आ जाइए। तो 29वां क्वेश्चन है आपको, व्यवसाय में वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु क्या विज्ञापन की आवश्यकता है। तो विज्ञापन तो आप देखते हैं तो उसी से समझ जाएंगे, आपको उसी के बारे में लिखना था। विज्ञापन की आवश्यकता क्यों है? तो विज्ञापन की आवश्यकता ये है कि जानकारी उपभोक्ताओं तक कोई देना चाहता है जो निर्माता है, तो वो कैसे पहुंचाएगा? तो विज्ञापन के माध्यम से पहुंचाएगा। तो इसमें सब कुछ यही लिखा है। नए बेरोजगारों बाज़ारों की जानकारी देनी है, जैसे कि मान लीजिए विज्ञापन के द्वारा ग्राहकों को वो जानकारी देता है कि कौन सी वस्तु आने वाली है और उसकी बिक्री के लिए वो तैयार करता है। मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उन लोगों को तैयार कर देता है। उत्पादन की नवीनता की सूचना, अब मान लो उस प्रोडक्ट में कोई चेंज कर रहा है, खुशबू बदल रहा है, वज़न या पैकेज या प्राइस कुछ भी चेंज कर रहा है, तो उसकी भी वो चीज़ सूचना दे के बताता है ताकि आदमी आकर्षित हो उसकी तरफ। नए ग्राहकों को तलाश करना, जो लोग लेते हैं वो सामान उनका तो ठीक है, जो बंदे नहीं लेते हैं तो वो भी लेना शुरू कर दें। ये इस जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसका फंडा है। फिर उपभोक्ताओं को उत्पाद की सही जानकारी भी देना। इससे क्या है, कई लोग जानकारी गलत भी देते हैं लेकिन कुछ लोग बहुत सही भी देते हैं। और विक्रेताओं की सहायता करना, तो इसमें क्या होता है कि अपना विज्ञापन देने से वस्तु बेचने में उनको बहुत ही सहायता होती है, पहले से ही जानकारी होती है तो वो लोग आराम से वो चीज़ खरीद लेते हैं। मूल्य परिवर्तन की जानकारी भी देते हैं, कभी कभी डिस्काउंट देते हैं तो कभी कभी रेट बढ़ा देते हैं, बोलते हैं पैकिंग बढ़ा तो रेट बढ़ा दिया या फिर कुछ और इस तरह से। और 30वां क्वेश्चन है, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार आपको बताना था कि संबंधी वैधानिक प्रस्तावना क्या है। ठीक है, तो प्रावधान में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रतिफल संबंधी वैधानिक प्रावधान है। इसमें वचनदाता की इच्छा पर हो और स्वयं का लाभ होना आवश्यक नहीं है। प्रतिफल स्वयं वचनदाता या अन्य व्यक्तियों द्वारा भी दिया जा सकता है। यदि अन्य व्यक्ति ने प्रतिफल वचनदाता के इच्छानुसार नहीं किया तो प्रतिफल वैध माना जाता है। इस तरह से 3-4 पॉइंट हमने इस पे यहाँ पे लिख दिए और
3-4 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। प्रतिफल नकारात्मक या सकारात्मक दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। वचनदाता की इच्छा से कार्य करने पर सकारात्मक और उसकी इच्छा के बिना नकारात्मक माना जाता है। प्रतिफल जो भूत, वर्तमान और भावी किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर उसको प्रतिफल को पहले ही दे दिया गया है तो भूतकालीन माना जाएगा, और प्रतिफल वचन साथ साथ दिया जाता है तो वर्तमान, और अनुबंध के साथ दिया जाता है तो उसको भावी माना जाता है। प्रतिफल वास्तविक व मूल्यवान होना चाहिए। प्रतिफल वैध होना चाहिए। प्रतिफल अवैध हो तो ठहराव उसका व्यर्थ है, वो रुक नहीं पाएगा। और प्रतिफल निश्चित होना चाहिए। प्रतिफल संभव होना चाहिए। प्रत्येक अनुरोध का प्रतिफल होना आवश्यक है। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन है। और दोस्तों सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन 1 to 30 क्वेश्चन इस चैनल पे आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, हम आपको लिंक डायरेक्ट सेंड कर देंगे। हर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।